आज का प्रश्न है, जाति की परिभाषा दे तथा उसकी विशेषता की विवेचना करें। यानी जाति किसे कहते हैं और जाति की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द की जात से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म। जात मतलब अर्थ है जन्म, जिससे स्पष्ट है कि जाति का तात्पर्य किसी भी ऐसे समूह से है जिसके सदस्य की सामाजिक स्थिति जन्म से आधारित होता है। यानी कि जन्म से उसकी सामाजिक स्थिति आधारित होता है। जाति की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा किया है। कुछ मुख्य विद्वानों के द्वारा ही दी गई परिभाषा इस प्रकार है। जैसे कि कूले के अनुसार, कूले ने जाति को कैसे परिभाषित किया है, तो इसका परिभाषा है, जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जैसे कि कोई किसी भी जाति का तो वही जाति पर आधारित हो, वंशानुगत, यानी कि उसका पिता भी वही जाति का है, माँ भी, और वैसा ही वंशानुगत चल रहा है, यानी कि हर वंश में, तो उसे जाति कहते हैं। मजूमदार तथा मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। रिजले के अनुसार जाति परिवार या परिवार के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवताओं से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है, एक ही परंपरागत व्यवसाय करने पर बल देता है और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा होता है, जो एक अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है। बलट के अनुसार जाति एक अंतर्विवाहिक समूह है या अंतर्विवाही समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होता है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुल प्रतिबंध लगाता है, जिसका सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय करते हैं या किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार का समरूप समुदाय के रूप में मान्य होता है। यह जाति का परिभाषा थे। उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा में कुछ विशेषता इस प्रकार है। जैसे ये जाति की परिभाषा थे, कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है उसे हम जाति कहते हैं और सबका अपना अपना परिभाषा है। आप जानते हैं जाति की विशेषता क्या क्या है। पहला है समाज का खंडनात्मक विभाजन। भारतीय समाज को जाति प्रथा के कई खंडों में अपखंडों में विभाजित किया है, जिसे जाति या उपजाति कहा जाता है। प्रत्येक खंड अर्थात जाति के सभी सदस्य का सामाजिक स्थिति, पद तथा व्यवसाय या कार्य निश्चित होता है। इसीलिए व्यक्ति अपना जाति के प्रति अधिक निष्ठ रहते हैं। घुरिये के अनुसार एक जाति के सदस्य समस्त समुदाय के सदस्य नहीं रहते, क्योंकि समुदाय के स्थान पर जाति ही उनकी नैतिक व्यवहार पर नियंत्रण करता है। यदि जाति का कोई सदस्य नैतिक नियमों का पालन नहीं करता तो जाति पंचायत उसे दंडित करती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का अपेक्षा जाति पर अधिक श्रद्धा रखती है। दूसरा, सहस्तरीय समाज में सभी जातियों की स्थिति एक समान नहीं होती, जिसमें उच्च नीच का एक उतार चढ़ाव पाया जाता है, जिसे जातीय का स्तरण कहा जाता है। इस सहस्तर में सर्वोच्च स्थिति ब्राह्मण की होती है और निम्नतम स्थिति शूद्र की, यानी कि सबसे बड़ा ब्राह्मण और छोटा शूद्र। दूसरी और तीसरे स्थान पर क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य आते हैं।
यह स्थितियां जन्म से निर्धारित होती है, जिस प्रकार यह काफ़ी दृढ़ होती है, जिसमें परिवर्तन ही संभावना नहीं है। जैसे कि कोई जाति धर्म से अनुसूचित जनजाति है जन्म से, तो वह जिंदगी भर अनुसूचित जनजाति ही रहेगा। वह कोई भी संविधान में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है कि वह जनरल हो, चाहे तो बन सकता है या जनरल अनुसूचित बन सकता है। उसकी संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन की मौलिक अधिकार है, लेकिन वह अपना जाति परिवर्तन की मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता। यानी कि जाति सर्टिफिकेट सब जन्म पर आधारित होता है। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। यानी कि हर जाति अपना अपना भोजन कर सकता है। जैसे कि ब्राह्मण जाति कभी भी गाय का मांस नहीं खा सकता, उसके प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे सब जाति का अपना अपना भोजन पर भी प्रतिबंध है। जैसे जाति व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार का भी प्रतिबंध पाया जाता है, हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपने जाति के सदस्य द्वारा ही बनाया गया भोजन करने की अनुमति है। जैसे कि घर में केवल ब्राह्मण के साथ का बना भोजन पर है। इसी तरह सबसे अधिक प्रतिबंध कच्चे भोजन से संबंधित में पाया जाता है। ब्राह्मण अन्य जातियों के हाथ का बना कच्चा भोजन नहीं करता। किसी तरह पानी पीने तथा रहने के संबंध में भी अनेक प्रतिबंध जाति व्यवस्था द्वारा लगाई जाती है। यह प्रतिबंध सिर्फ घर में लगाई जाती है, बाहर में नहीं, क्योंकि बाहर में आजकल सब चीज़ कौन क्या जाति का है वह नहीं देखा जाता है। चौथा है सामाजिक तथा धार्मिक नियोक्ताएं। जाति के आधार पर ही व्यक्ति को सामाजिक तथा धार्मिक प्रदान किए जाते हैं। ब्राह्मण जाति सबसे उच्च जाति मानी जाती है, इसीलिए जाति व्यवस्था के अंतर्गत उसे सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ये लोग धार्मिक स्थल पर पुजारी एवं पुरोहित का काम करते हैं। शूद्र निम्न जाति के हैं, इसीलिए उन्हें प्राचीन काल से ही उन्हें अधिकार से वंचित रखा गया है, जिनकी दशा अत्यंत शोचनीय होता है, जिन्हें धार्मिक स्थलों पर जाने से रोका जाता है तथा सार्वजनिक कुआं में पानी लेने से भी रोका जाता है। जिसे डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा ने इसकी चर्चा इन शब्दों में की है। दक्षिण भारत में मंदिरों में प्रवेश, स्कूल में पढ़ने एवं कुआं से पानी भरने के संबंध में भी अनेक प्रतिबंध थे। गांव में अछूतों को बस्ती से बाहर रहना पड़ता था, यानी कि उनकी अलग एक बस्ती होती थी, अलग अपना टोली होती थी। पांचवा है पेशे की चुनाव पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का पेशा निर्धारित होता है। जैसे कि ब्राह्मण जाति कसाई का काम नहीं कर सकता है, नाई का काम नहीं कर सकता है, यानी कि अलग अलग जाति का अलग अलग काम होता है। व्यक्ति जिस जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति का पेशा उसे अपनाना होता है। अपनी जाति का पेशा छोड़ना जाति व्यवस्था के अंतर्गत उचित नहीं समझा जाता है। सभी व्यक्ति दूसरे जाति के लोगों को अपनी जाति का पेशा अपनाने से रोकते हैं। केवल खेती, सेना में नौकरी और व्यापार पर प्रतिबंध नहीं होता है। यानी खेती हर जाति कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण जाति खेती नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें हल चलाने में प्रतिबंध है। प्रत्येक जाति के लोग उसे इच्छा अनुसार अपना सकते हैं। छठा में है विवाह संबंधित प्रतिबंध, यानी कि हर जाति अपने अपने जाति पर ही विवाह कर सकता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपने ही जाति या उपजाति में विवाह करने की अनुमति मिलती है, जिसको अंतर्विवाहिक नियम कहा जाता है, और इसी के कारण जाति को अंतर्विवाही समूह कहा जाता है। जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति जाति व्यवस्था अपनी किसी सदस्य को नहीं देती। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे जाति पंचायत दंडित करता है। इसी कारण वेस्टमार्क ने कहा है, अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है। सातवां, जाति जन्म आधारित है, यानी कि जाति जन्म पर आधारित होता है। जैसे आप जो जाति में जन्म लिए हैं तो वही जाति आपको जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहेगा। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति की सदस्यता उनसे मिलती है। जन्म के अलावा उन्हें किसी भी
अधिकार पर व्यक्ति को किसी जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं होता है। अपने इच्छानुसार व्यक्ति न तो बदल सकता है और न ग्रहण कर सकता है। यदि जाति परिवर्तन व्यक्ति की इच्छा पर आधारित होता तो जाति का वर्ग में कोई अंतर नहीं रह जाता और यह संस्था समाप्त हो जाती। यानी कि जाति अपना अपना अधिकार अपना अपना तरफ से सब आदमी जाति परिवर्तन कर सकता है, तो सब जाति एसटी और एसी ही रहता, क्योंकि उन्हें आरक्षण मिलती है। बाकी जाति को, ब्राह्मण जाति, सिंह जाति को आरक्षण नहीं मिलती है, तो कौन सिंह और ब्राह्मण रहेगा? यानी कि कोई जनरल कास्ट कैटेगरी में नहीं आना चाहता और सब एसटी एसी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में आते हैं। तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है, यानी कि जो जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति पर उन्हें स्थानीयता मिलती है, यानी कि लाइफ टाइम उसी जाति पर वह सदस्य बने रहते हैं। ये थे जाति की व्यवस्था एवं उसकी विशेषता।